जगह है उस जगह पे कुछ दिखा नहीं पाया, उस वहाँ पे 80 का स्पीड मार के, नहीं तो यहाँ पे 80 या फिर 100 वहाँ पानी वेस्ट करूँ या फिर उससे अच्छा थम्स अप भी पी लेता हूँ, सोडा है। इसके बाद कहीं पे रुकूंगा नहीं, सिर्फ स्पीड को थोड़ा सा। और जगन्नाथ मंदिर ही वो मंदिर है जिसने मेरे लेफ्ट साइड से जा रहा है, बहुत आहिस्ते आहिस्ते रफ्तार से जा रहा है, क्योंकि हो रहा है ना जब वो लोग टकरा रहा है, क्योंकि रफ्तार थोड़ा सा ज़्यादा है। मैं देख के मैंने सोचा कि शायद वही होगा, फिर मैंने देखा हाँ। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पुरी। और आज हमारा शायद डे 4 है। डे 3 मैंने मिस कर दिया था, उस दिन कुछ दिखाने का था नहीं। मैं एक्चुअली नीलमाधव गया था, वहाँ का क्या मुझे एक्सपीरियंस हुआ, क्या कुछ चीज़ मुझे पुरी के बारे में अच्छा लगा, ये मैं सब कुछ आके आप लोगों से शेयर करूँगा। वैसे होटल के पार्किंग में भी खड़ा हूँ, वैसे मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है हिमालयन 450, इसी को लेके अभी जाऊँगा। 8:15 हो चुका है, बहुत लेट हो गया हूँ। जो भी बातें करना है आगे आप लोग माइक पे करूँगा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में, क्योंकि सड़क काफ़ी अच्छा है। जो डिजिटल आप जानते हैं स्पीड ब्रेकर आई मीन जो स्पीड कैम है, वो सब कुछ आगे सब कुछ दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं यहीं से। तो अभी 8:20 हो गया है और पीछे मेरा होटल, और बस आगे यहीं से लेके सीधे जाएंगे लाइट हाउस। वैसे मुझे पता नहीं था, कल आने के टाइम पे मुझे एक चीज़ अच्छा लगा जान के कि मैं जहाँ से पुरी के भीतर घुस गया था, उसके भीतर असल में जाना नहीं था मुझे। तो वो एक्चुअली मेरे लिए पहली बार था बाइक लेके आने के टाइम, क्योंकि पुरी मैंने पहली बार आया हूँ, उसी के लिए एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया था। और वैसे अभी मुझे एक्चुअली थंबनेल के लिए एक फ़ोटो खींचना है, अभी वही सोच रहा हूँ कि कहाँ पे रुक के ये थंबनेल वाला फ़ोटो थंबनेल फ़ोटो खींचने के लिए एक आदमी की भी ज़रूरत हो। ठंडी ठंडी हवा बह रही है। कल मेरा डे 3 कैसे गुजरा, पुरी का जो अभी ओवरऑल हालत है, मैं आप लोगों को सब कुछ शेयर करूँगा। इतना एक्सपीरियंस मेरा ख़राब लगा इस बार। अभी होटल सोनार बांग्ला से गुजर रहा हूँ, इसके आगे होटल ड्रीमलैंड है। और अभी थंबनेल लेने के लिए वहाँ पे थोड़ा रुका था, वैसे सुबह के टाइम है, अभी थोड़ा सा चला सकता हूँ। इसके आगे पूरा रोड खाली मिलेगा। और ये वाला रूट मुझे पता नहीं था एक्चुअली, गूगल मैप जिस तरह से मुझे दिखा के ले आए थे मैं उसी तरह से आया था। अब जाने के टाइम मैप की ज़रूरत नहीं है, मुझे पूरा पता है पूरा रूट वगैरह। बस सिर्फ एक बार फ्यूलिंग के लिए मुझे रुकना पड़ेगा। मैं भुवनेश्वर से रिफ्यूल कराऊँगा बाइक को। वैसे जिन लोगों को पता नहीं है, मैं आप लोगों को एक बार मेरा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मैं सोविक ट्रैवल व्लॉग्स मेरे चैनल का नाम है। और जो लोग मेरे पुराने से जानते हैं उन सभी को तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग नए हैं कोशिश कीजिएगा लाइक करने के लिए, और कुछ भी सवाल हो या फिर जैसे कोई अगर मुझे पूछता है कि लाइट हाउस के आगे के जैसे स्वर्गद्वार है अभी पुरी में, तो स्वर्गद्वार जो जगह है उस जगह पे कुछ दिखा नहीं पाया, और आगे की पूरा किस्सा मैं आज राइडिंग करते हुए ही आप लोगों से शेयर करूँगा। तो ऐसे यहाँ से कमाल का दिखता है। आज वर्किंग डे है, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा बस वर्किंग डे में ही आइए, क्योंकि वर्किंग डे में क्या है पूरा पुरी खाली रहता है। तो अभी थोड़ा सा मैं ऑलमोस्ट 1 घंटे नहीं 1.5 घंटे के ऊपर मैं लेट हूँ, क्योंकि सुबह आज मैं गया था जगन्नाथ दर्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे इतना भीड़ रहता है, सिर्फ लोकल ही है, ऐसा नहीं कि बाहर से जो लोग आते हैं उन लोगों का वैसे भीड़ है, पूरा लोकल ही यहाँ पे दर्शन करने के लिए हर रोज़ आते हैं। और बिल्कुल इधर खाली रोड है, बस समुंदर है, और आप लोग जो भी दिखाऊँ कम होगा। तो देखते देखते ही चलते हैं भुवनेश्वर यहाँ से लगभग 60 से 70 किलोमीटर के आसपास ही होगा। आगे मैं आप लोगों को माइलस्टोन देख के बता दूंगा, क्योंकि ये वाला रूट मेरे लिए पहली बार है। भुवनेश्वर यहाँ से लिखा है 70 मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया था, 67 लिखा है। सातपाड़ा, अगर आप लोगों ने मेरे डे 2 वाला ब्लॉग देखे हैं तो आप लोग जानते ही होंगे वो किस्सा सातपाड़ा का। तो सातपाड़ा का जो हिस्सा है मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ यहाँ पे भी शेयर कर दूंगा। वैसे अभी थोड़ा सा चलाने की दरकार है,
क्योंकि पुरी से निकलते ही इस तरह का सड़क मिलेगा, ये बहुत ही नसीब वाली बात होगी। हमारे वहाँ पे है कल्याणी एक्सप्रेस वे, जो लोग जानते हैं। और यहाँ का सारे किस्से क्यों पुरी इस बार मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, क्या हो गया, मैं आगे सब कुछ आप लोगों से शेयर कर दूंगा इसी वीडियो में। तो जो लोग ये वीडियो देख के प्लान कर रहे पुरी आने के लिए, मैं उन सभी को कहूँगा कोशिश कीजिएगा 1 से 2 दिन का ही प्लान करके आने के लिए। पुरी में कुछ भी नहीं है, कुछ भी। हाँ, आपके पास पैसा है तो बहुत कुछ है, बस अभी यही बन गया है। दर्शन के लिए या फिर किसी चीज़ के भी लिए सिर्फ पैसे की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, और कुछ नहीं। और मेरे तरह बाइक राइड के लिए आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, ऑलवेज वेलकम। रोड पूरा खाली है, सिर्फ स्पीड कैम को थोड़ा सा नोटिस करके गाड़ी चलाइएगा। उस वहाँ पे 80 का स्पीड मार के, जैसे मैं कहीं पे 80 से ऊपर चला रहा हूँ, लेकिन जब भी स्पीड कैम आ रहा है तो वहाँ पे मैं 60 में थोड़ा सा डाउन कर दे रहा हूँ स्पीड को। तो चलिए आगे थोड़ा सा, अभी सुबह के टाइम में चला लेता हूँ। अगर कुछ भी दिखाने की ज़रूरत पड़ेगा दोबारा आप लोगों को दिखा दूंगा, और पुरी का जो किस्सा है आगे आप लोगों से शेयर कर दूंगा। अभी सड़क अगर इस तरह का होगा तो कैमरा कैसे बंद रख सकता हूँ, आप ही बताइए। बस कुछ उल्टा सीधा कमेंट मत कीजिएगा कि बंगाल से देख रहे हो और आप बंगाली में नहीं बना रहे वीडियो, हिंदी में बना रहे। बस बहुत जल्दी अगर YouTube हिंदी से बंगाली का जो कन्वर्शन है इस तरह का अगर लाता है फीचर्स तो बहुत ही अच्छा होगा मेरे सारे सब्सक्राइबर या फिर व्यूअर्स के लिए। और जो लोग ये कहते हैं, मैं उनको कहूँगा कि अभी इंग्लिश वाला फीचर्स तो है, अब उससे तो ज़रूर देख सकते हैं। हाँ, और एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, नॉइज़ थोड़ा ज़्यादा है, आई होप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि स्पीड भी मेरा कुछ ज़्यादा ही आज बढ़ने वाला है। सुबह के टाइम में खाली सड़क मिलेगा, जहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, स्पीड कैम लगा हुआ का, वहाँ पे थोड़ा सा स्पीड कम कर लूँगा, नहीं तो 80 का एक बार कोशिश करेंगे मेंटेन करने के लिए। 100 के क्या है, 100 में कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन क्या है ना, बीच बीच में इस तरह से यहाँ के लोग, सच में पागल कहूँ तो बहुत ही कम होगा। पागल को मतलब उसको शर्मिंदा लगेगा अगर इन लोगों को पागल कहूँगा तो जिस तरह से यहाँ पे वो तुरंत टर्न मोड़ लेता है, या फिर आने के टाइम पे तो दो बार हुआ है इस तरह का हालत, जिसमें से एक बार तो कैमरे में वो ले लिया था, उस टाइम पे कैमरा ऑन था, और एक बार तो कटक में हुआ था, बस से बस मरते बचा था, इस तरह का हालत हो गया था। अभी 6th गियर में 80 पे मेंटेन करके थोड़ा सा जाऊंगा भुवनेश्वर तक। तो आगे जो क्रॉसिंग आएगा मैं वहाँ पे आप लोगों को दिखा दूंगा कि एक्चुअली मैंने भी गूगल मैप देख के गया था, तो इसीलिए ये वाला जो बाईपास है ये रूट मुझे नहीं दिखाया था। तो इसके लिए जब सिटी के भीतर से गया था वहाँ पे ट्रैफिक में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ था, और बहुत जगह पे डाइवर्शन मतलब वो बैरिकेड लगा के पुलिस वालों ने घुमा दिया था। शायद वो सैटरडे था इसीलिए शाम के टाइम पे, नहीं तो यहाँ पे 80 या फिर 100 कोई बड़ी बात नहीं है, बस तुरंत ब्रेक पकड़ना होगा, ये चीज़ ध्यान में रखते हुए चलाना पड़ता है। तो अभी थोड़ा सा एक चीज़ बात कर लेता हूँ। उड़ीसा में ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है, जो बिना हेलमेट के चलाते हैं, ऊपर से खुली सड़क में थूकता है। क्यों भाई, ये अपना दोष नहीं है क्या? कल तो एक किस्सा घटा है, दिल्ली में लाल किला के पास किसी ने एक गाड़ी को बम से उड़ा दिया। अब इसको टेररिस्ट अटैक बोलूँ या क्या बोलूँ, ये तो आगे जब रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही कह सकता हूँ। लेकिन जो भी कर रहे हैं, जिन लोगों ने किया, बहुत गंदा काम है। 4 लोगों की तो जान चले गई है, बहुत सारे लोग इंजर्ड है। तो आज 11 तारीख है, 11 नवंबर। ठंडी यहाँ पे है, लेकिन उस तरह का नहीं है। रात को थोड़ा सा ठंडी लगती है, बाकी लोग तो बोलते हैं कि जब पुरी जाते हो वहाँ पे जो गर्मी बहुत ज़्यादा होता है, और आप पुरी में जाओगे तो थोड़ा आपको सैबला या फिर क्या बोलते हैं काला हो जाओगे, ऐसे कहते हैं लोग। मुझे भी कल ऐसा लग रहा था पानी में नहाते हुए। मैं यहाँ पे 2 दिन इतना लेट हो गया था कि 2 दिन मैंने शाम के टाइम पे नहाया था। बस काम के चक्कर में कभी सनसेट तो दिखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सनसेट
दिखा 2 दिन ही नहाते वक्त। समुंदर में नहाया था, ठीक है ना। अभी वही सिर्फ बचा है, बाकी सारे किस्से आप लोगों से शेयर करता हूँ। पुरी में एक चीज़ का बहुत अच्छा लगा, जो गवर्नमेंट है यहाँ पे गांव की तरफ इलेक्ट्रिक बसेस चलाता है, बहुत अच्छा है। क्योंकि वहाँ पे कॉस्टिंग बेयर करना बहुत मुश्किल होता है, तो इलेक्ट्रिक बस चीज़ सही है। तो इलेक्ट्रिक बस चला के जो देखा मैंने, बहुत अच्छा लगा। दूसरा है डबल डेकर बस भी यहाँ पे चलता है। वो इलेक्ट्रिक था या नहीं वो मुझे उतना ध्यान से मैंने नहीं देखा था। तो यही 2 चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा लगा था। और हाँ, और एक चीज़, यहाँ पे लोग बंगाली बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। ऐसा आपको लगेगा नहीं कि आप दूसरे स्टेट में आ गए हो, लोग यहाँ पे बंगाली में बात भी करता है। तो यही कुछ चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि मुझे एक बार के लिए ये फील नहीं हुआ कि मैं बंगाल के बाहर हूँ, बंगाल के भीतर ही वैसा ही लगा। अब कुछ किस्से पहले होटल से स्टार्ट करता हूँ। होटल तो मुझे सच बता रहा हूँ थोड़ा सा ओवर प्राइस लगा है, क्योंकि कुछ फैसिलिटी तो था नहीं, सिर्फ नेटवर्क का भी बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। तो उस जगह पे फ्री वाईफाई प्रोवाइड किया था, जिससे मैंने वीओ वाईफाई कॉल करके कोशिश किया था। अच्छा, यहाँ पे एक्सप्रेस लाइन खड़ा है और यहीं पे बस स्टैंड है शायद, ये बस स्टैंड है। एक्सप्रेस लाइन को देख के मुझे अभी लगा कि इसी यहीं पे आके सब रुकता है शायद। यहाँ पे ये लोकनाथ है, OSRTC, उड़ीसा स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो मुझे जो होटल लगा थोड़ा सा ओवर प्राइस, एक तो ये है। दूसरा, आपका होटल में नेटवर्क कनेक्शन उतना अच्छी तरह से मिला नहीं। पानी जो दे रहा था, बोल तो रहा था एक्वागार्ड का पानी है, लेकिन बहुत ही गंदा लगा मुझे। पानी खरीद के ही पीना पड़ा। ज़्यादा दिन तो मैं एक्चुअली क्या बोलते हैं, हम सब से काम चलाया कि यहाँ का पानी वेस्ट करूँ या फिर उससे अच्छा थम्स अप भी पी लेता हूँ, सोडा है अच्छा रहेगा। थोड़ा सा नॉइज़ के लिए एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि रास्ता ज़्यादा है तो नॉइज़ थोड़ा, हवा की नॉइज़ थोड़ा ज़्यादा आएगी। बस मेरे वॉइस अब तक पहुँच जाए यही बहुत है। तो मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा इस तरह का होटल। और मैंने खुद से बुक भी नहीं किया था। और खाना खाने के लिए यहाँ पे जो सबसे बेस्ट है, तेरो परबन होटल, वहाँ पे सब कुछ बढ़िया है। बस मैंने बिरयानी जो खाया था वो कुछ खास लगा नहीं। तो मैंने उन लोगों को बोला था, तो वो उसका होटल का मालिक जो है उसका तो इस तरह का हालत है जैसे वो लोगों का भवेश अग्रवाल है। हाँ, यही एक प्रॉब्लम है। बस इसी तरह से बचा दिया है, यहीं पे इस तरह से एक्सीडेंट होता है बस। अब दूसरा है, जो जिन लोगों ने मेरा Day 2 वाला ब्लॉग देखा है उन लोगों को पता ही होगा कि किस तरह से मेरे साथ स्कैम हो गया था। एक्चुअली जो बंदा मुझे बोला था, मैं एक्चुअली चिल्का लेके जा रहा था, जहाँ पे शादी ही ऐसा कुछ नाम है, शादी या शातादी, तो वहीं पे जा रहा था। लेकिन बीच में मुझे एक्चुअली मेरा वेस्ट बंगाल का नंबर प्लेट देख के मुझे बोला कि मैं मछुआरा हूँ और मुझे उतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन आप जहाँ पे जा रहे हैं ना, वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा लेगा, ये लेगा वो लेगा बोल के मुझे ध्यान भटका के दूसरी तरफ लेके गया है। वैसे वहाँ से भी बोटिंग होता है, लेकिन वहाँ से थोड़ा सा फिर वही चिल्का लेक के पास जाना पड़ता है, ठीक है। तो वही समस्या था, तो मैंने उनके बात पे यकीन करके वहीं पे चला गया। जाके देखा कि असल का जो मतलब असली में जो रेट है, मुझे बोला 700 रुपये। आप अकेला है तो किसी भी वहाँ पे जो बोर्ड वाले हैं उनको बोलिएगा 700 रुपये लेगा, आपको घुमा देगा। आज के डेट में वो जो रेट कैप है वो सब कुछ नहीं दिखता है, ठीक है। दूसरा है आपका, मैं एक्चुअली बचपन में जब आया था ना, रेट कैप मुझे जो मछुआरे मतलब नाव वाले थे, बोट वाले, उन्होंने मुझे घुमाया था, तो उन्होंने मुझे दिखाया था मतलब ज़मीन के भीतर वहाँ पे खुद से हाथ घुसाया, वो जो रेड क्रैब था उसको निकाल के हम लोगों को दिखाया था, आज भी याद है। दूसरा है, आज के डेट में तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, डॉल्फिन शर्माता है बहुत, सब जो भी डॉल्फिन है वो बहुत शर्मिला है, सभी ऐसे ही कहता है। तो जिसके वजह से लोग कहते हैं कि डॉल्फिन अभी वहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए, झलक दिखाने के लिए सिर्फ आएगा। अगर कहीं पे
कुछ बुरबुरी टाइप का पानी से ऊपर आता है तो आपको बोलेगा वो देखिए वहाँ पे डॉल्फिन है, बस किस्सा ख़त्म। और तीसरा है जो आइसलैंड है, जो भी है आइलैंड, वहाँ पे लेके जाएगा आपको 10 से 15 मिनट के लिए घूमने के लिए बोलेगा, हो गया ख़त्म। आपके पास से 5,000 रुपये 4,000 रुपये ले लेगा। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर के वीडियो भी देखा हूँ तो बोलता है 5,000 का प्राइस था, मुझे डिस्काउंट करके 4,000 कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन उसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 700 रुपये है पर पर्सन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। और अगर आप ग्रुप में जाते हैं 6 पर्सन अलाउ है, उसमें आपको 2250 रुपये लगता है। तो 2250 वाला चीज़ आपको 4,000 में बेचने की कोशिश करेगा। तो वो वाला बंदा मुझे क्या किया, वहाँ पे लेके गया, उसका मैं इंटरेस्ट देख के मुझे ऐसा लगा था, वो मुझे ओवरटेक करके पहले चला गया, फिर कहा बीच में पीछे से कहीं से आ गया, मुझे उस टाइम पे याद नहीं था कि ये शायद मुझे फॉलो कर रहा था। फिर वहाँ पे लेके गया, पहले वो मेरे से पहले पहुँच गया, पहुँच के किसी को इशारा किया, वो मुझे रोक के बोला कि नहीं आगे जाने से पहले आपको ये बोट का वो पैकेज लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। तो मैंने बोला नहीं चाहिए, मैं चला जाता हूँ। फिर बोला नहीं आगे जा सकते, जाइए ना। फिर आगे गया, वो पीछे फिर आया। अब वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, ऊपर से मुझे बोल रहा था कि मैं लोकल हूँ तो मैं आधे में कर दूंगा, वो वाला प्राइवेट में था, यहाँ पे गवर्नमेंट का है, ऐसे बोल के फिर लेके गया। फिर जब आधा बोला तब मुझे डाउट हुआ कि 5,000 तो प्राइस है, वो मुझे आधे में अगर 2,500 में पूरा पैकेज करवा देगा तो ये भी तो मुझे कुछ अजीब सा लगा था। फिर मेरा एक्चुअली ध्यान तब भटका कि जब वो मुझे फोर्स कर रहा था कि आप ये ले लीजिए वो ले लीजिए, मैं आपको ये करवा देता हूँ वो करवा देता हूँ, मेरे जान पहचान का है, नहीं तो ये लोग सब आपको ठग लेगा। तब मैं थोड़ा सा एक पीछे आ गया और बाद में वहाँ के लोकल जो थे उन लोगों ने मुझे बोला कि 2 बंदा है। एक्चुअली दोनों ने पहले में जो मुझे बहुत बार अप्रोच किया था ये सब करने के लिए, मैंने उनका बात नहीं माना, तो दूसरा एक आया था, उसका ही दोस्त था। एक्चुअली वो दोनों मिलके वहाँ पे लोग को ठगते हैं। तो तब मैंने बोला ठीक है, मैं एक्चुअली थोड़ा सा इंतज़ार कर लो किसी के लिए, मैं आपको बाद में बताता हूँ, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, ऐसे करके बोल के उसको भी मैंने जब इग्नोर किया, तब दूसरा कोई क्लाइंट आया था, उसको फ़ोन किया कि और एक मछली जल में फंसा है, जल्दी आ उसको लेने के लिए। तो वो लोग देखा मैंने, मेरे सामने निकल गया फ़ोन पे बात करते हुए। तब दूसरा एक आदमी मुझे बोला कि ये लोग यहाँ पे इस तरह से लोगों को ठगता है, आप लोगों को बुला के लेके आएगा। तब मुझे पूरा किस्सा समझ में आ गया। एक्चुअली मेरे दिमाग से तब कैमरा ऑन करना चाहिए था, वो मेरे दिमाग से निकल गया था, जिसके लिए मैंने आप लोगों को ये स्कैम एक्सपोज नहीं कर पाया अच्छी तरह से। तो बाद में जो पहले मुझे रोका था, मैंने उनके पास गया, मैंने उनको जाके सब कुछ सच पूछा। तब उन्होंने बोला असल में 2250 रुपये इसका कीमत है। अभी ये लोग क्या है, लोगों को पकड़ के ले लाते हैं तो उनको कुछ कमीशन देना पड़ता है, जितना ज़्यादा होगा 2250 रुपये से ज़्यादा तो उनका है। तब मैंने सोचा समझा और वह तुरंत निकल गया, डे भी वेस्ट हो गया, कोई बात नहीं। फिर कल वाला किस्सा मैं थोड़ा सा और आगे जाके आप लोगों को शेयर करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत लेट हूँ और भी लेट होते जा रहा हूँ। अभी ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर चला के आ गया हूँ और 26 से स्टार्ट किया था, टोटल लगभग वही 31 किलोमीटर चला लिया। तो भुवनेश्वर यहाँ से ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर और बचा है। और ये नेशनल हाईवे 316 है, जबकि हम लोग जो कोलकाता चेन्नई रूट है वो 16 है सिर्फ, और ये 316 है। रोड काफ़ी शानदार है, अभी तक उस तरह गड्ढे वगैरह तो कहीं पे नहीं मिला, ठीक है। तो इस तरह का रोड ही तो असल में लोगों को चाहिए होता है, इसके लिए टोल देना सही है, लेकिन हमें टोल नहीं देना है, ठीक है ना। हमें बस सिर्फ इन लोगों से बचना है। ये गाय बीच में कहाँ से चले आएगा आपको पता नहीं चलेगा। उस दिन शाम के टाइम पे यही हुआ था, काला था, जैसे दूर से इसको दिख नहीं रहा है। इन लोगों को छाव है ना, इसीलिए छाव के नीचे डायरेक्ट खड़े होके ये लोग घास खा रहे हैं, तो इसीलिए कभी कभी दिखता नहीं है दूर से। सामने आने पे थोड़ा सा ब्रेक दबाना पड़ता है, क्योंकि हम थोड़ा सा राइट साइड से चल रहे हैं इसीलिए। तो अभी तब लोग वो बता देता हूँ जो कल वाला किस्सा, कल हमारे साथ क्या हुआ है। असल में कल वाला मैंने सोचा था कि आप लोगों के लिए डे 3 का एक ब्लॉग शूट करूँ, ताकि बस इसी तरह से कमाल का है भाई, कमाल का। अच्छा किया उसने
तुरंत घुसा नहीं, ऊपर से नीचे आके थोड़ा रुका था, इसीलिए यही इसी एक चीज़ का डर है। अब बीच में से आ जाएगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि नुकसान मेरा होगा। मैं जाके हिट करूँगा तो मेरे टायर बेंड हो सकता है या फिर बस्ट हो सकता है, क्योंकि ये ट्यूब वाला टायर है, ट्यूबलेस नहीं है। और ट्यूब वाला टायर में एक फीचर्स अच्छा लगता है, अगर बेंड हो जाता है ना एलॉय, तो तब क्या होगा कि ट्यूब की वजह से हवा नहीं निकलेगा बाहर, लेकिन फास्ट होने का चांसेस ज़्यादा होता है हमेशा एक्सीडेंट के टाइम पे। कल हम लोगों के साथ हम लोग सुबह के वही 7:30 बजे के आसपास गए थे नील माधव, तो यहाँ से लगभग 3 घंटे वक्त लगा है। और वहाँ पे क्या होता है, पांडा बोलते हैं। नील माधव वही जगह है जहाँ पे जगन्नाथ जी का जन्म स्थान है। तो उस मंदिर पे जब हम गए थे, हम मानते हैं बेरोजगार आज के डेट में बहुत लोग हैं, लेकिन वहाँ पे सारे जो फंडे होते हैं, गाड़ी से उतरने का स्टार्ट ही पहले होता है पार्किंग से स्टार्ट, फिर उसके बाद जहाँ पे टॉयलेट बना है, अच्छा टॉयलेट था, उसको हम लोग बुला के खुलाना पड़ता है। फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे लेता है पैसा, चलो वो भी सही है। फिर उसके बाद जो फंडा डिसाइड कर लेता है, वही क्रॉसिंग पे वो लोग खड़ा रहता है, आप लोगों को पता नहीं चलेगा, सब बातचीत करता है। आप लोग सोचेंगे कि ये लोग यहाँ के प्रीस्ट है, पुजारी है, तो इसीलिए ये लोग सब यहाँ पे नहीं, असल में वो लोग वहाँ से डिसाइड करता है कौन किसका कस्टमर बनेगा। तो वहाँ पे पंडा सब खड़े रहते हैं। फिर जो लोग मंदिर की तरफ बढ़ते हैं, मंदिर की तरफ बढ़ने के लिए आपको टोटो की ज़रूरत होती है, तो हम लोगों ने टोटो नहीं दिया, हम लोग पैदल ही गए थे, क्योंकि वहाँ से लगभग 100-150 किलोमीटर 100-200 मीटर दूरी पर ही है। तो इसीलिए हम जब गए थे तो उन लोगों ने पैदल गए थे, तब हमें ओवरटेक किया था, हम लोग ध्यान नहीं दिया था। तो जाने के बाद हम लोगों से फिर जूता खोलने के लिए 5 रुपये करके जूता वो लोग देखेगा इसके लिए, ठीक है। वहाँ से 5 रुपये करके चार्ज स्टार्ट हुआ। फिर हम ऊपर चढ़े, फिर वहाँ पे जो गरीब है, चलो उन लोगों को देना तो फ़र्ज़ बनता है, उन लोगों को असल में देना चाहिए। फिर उस पूरा ऊपर जाओगे, जो पांडा है वही आप लोगों को बोलेगा इस दुकान से 200, 300, 400 का भगवान के लिए प्रसाद देना पड़ेगा। और प्रसाद क्या है, 100 रुपये देने पे भी जो देगा, 500 रुपये देने पर भी सिर्फ उसके साथ तो जो तुलसी का होता है वही थोड़ा सा एक्स्ट्रा देता है, बाकी सब सेम है चार्जेस इस तरह के। हम लोगों ने 10-20 का जब बोला, गुस्सा हो गए कि भगवान के यहाँ पे आके आप पैसे से इस तरह से बोल रहे, क्या है इस सब के, 100 रुपये एक बार आप लीजिए। तो फिर हम जो 100 रुपये वाला था, असल में 10 रुपये वाला भी नहीं होता है, एक प्लास्टिक के भीतर कुछ दे दिया था। बाद में जब वो भी खाया, वो भी गंदा लगा, शायद 3-4 दिन पुराना होगा या फिर उससे भी ज़्यादा पुराना हो सकता है। तो ये सब कुछ किस्सा था। फिर ऊपर जब गए, वही पांडा जिन लोगों ने हम लोगों को दुकान दिखाया, जो हम लोग पहले बेचने की कोशिश कर रहा था, हम उन लोगों से नहीं, फिर वही पांडा अंदर जाके हम लोगों को पाठ पढ़ाया, ये नाम बोलिए, वो नाम बोलिए। फिर इस पांडा के मुंह पे ना, मतलब भीमल का वही एक्चुअली ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए था, ये अजय देवगन को बेफालतू में ले लिया है। भीमल का जो पान गुटखा सब चबाते चबाते बात कर रहा है कि ये बोलिए, वो बोलिए, सुनाई भी नहीं दे रहा है। फिर वो बन गया पांडा। फिर बोल रहे 500 रुपये दीजिए भगवान के नाम पे आप सब, हर एक बंदा। हम लोग टोटल मुझे मिला के 6 थे, तो मैंने तो पहले से हाथ जोड़ दिया था किसी चीज़ सब चीज़ में, क्योंकि मैं सिर्फ दिल से मानता हूँ। ये सब चीज़ तो हमको बहुत पता है, बहुत जगह घूम लिया ना। सिर्फ हाँ, सिर्फ और सिर्फ अमृतसर मैं वहाँ पे गया हूँ, आज भी मैं उसका नाम बोलूँगा। वही एक बार जगह है जहाँ पे सब चीज़, हर एक चीज़ फ्री में मिलता है। भाई गुरुद्वारे इस तरह का जगह होना चाहिए। जो पहले हम लोगों का भगवान का मंदिर भी सही इस तरह का ही था। ये जो पीके में दिखाया था ना, कुछ गलत नहीं दिखाया था, सच में सब सच दिखाया था, इसीलिए लोगों को चिढ़ गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने बोला ठीक है काम कीजिए, 2000 का नोट दे दीजिए। तब गुस्सा हो गया, हाँ मजाक कर रहे भगवान के सामने, 2000 का नोट होता है क्या आज के डेट में। फिर सब ने मिल के 100 रुपये का एक नोट दिया, फिर बंदा उसी में खुश। तो अभी क्या हुआ, मैं सीधा
नेशनल हाईवे 316 से लेके 16 तक आ गया हो, मतलब पुरी से भुवनेश्वर आ गया हो। पीछे भुवनेश्वर सिटी था, उसको बाईपास करके आया हूँ। ये वाला ये किस्सा थोड़ा सा अच्छा था। अभी फिर चलता हूँ। तो अभी थोड़ा सा आप लोगों को भुवनेश्वर तो दिखा नहीं सकता क्योंकि भुवनेश्वर बाईपास करके निकल रहा हूँ। तो आ गए हो नेशनल 16 पे। बस वही फिर से कैमरा वगैरह अभी ये इसको तो झेलना पड़ेगा। अभी कटता है या नहीं कटता है ये तो पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो देख रहा हूँ अभी भी मान रहे हैं, बहुत सारे लोग मानता भी नहीं है। उन लोगों का चालान नहीं कट रहा है। मैं मानने की बात एक्चुअली स्पीड की बात कर रहा हूँ। जैसे हम लोग घटा दे रहे हैं जब भी कैमरा देखता हूँ, तो वो लोग घटा नहीं रहा था इसीलिए। अच्छा, ध्यान रहते रहते मुझे रिफ्यूलिंग करना होगा, क्योंकि भुवनेश्वर में क्या है थोड़ा सा कम कीमत में मिलेगा। और बीच में एक्चुअली मेरे गोप्रो थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया था, जिसके वजह से दोबारा चार्ज पे लगाया था। तो रिकॉर्डिंग के टाइम पे डेटा नहीं ले रहा था, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को जो है उसका पास हो रहा था, जिसके वजह से डेटा नहीं ले रहे थे। तो साउंड पूरा करप्ट हो गया था। इसीलिए फिर से जो किस्सा मैंने आधा सुनाया था वो आप लोगों को पूरा शेयर करूँगा आगे। तो यही है भुवनेश्वर, राजधानी ऑफ उड़ीसा। ये उड़ीसा है या उड़ीसा पता नहीं। एक्चुअली हम लोग बंगाल में तो उड़ीसा बोलते हैं, पहले तो OR लिखा रहता था। अभी सभी सारे जितने भी गाड़ी का नंबर प्लेट है सब में OD लिखा है, उड़ीसा। कहीं पे रुक के पहले रिफ्यूलिंग करा रहते हैं क्योंकि याद रहते क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है, रिफ्यूलिंग कराना। इसके बाद कहीं पे रुकूंगा नहीं, सिर्फ स्पीड को थोड़ा सा कंट्रोल में रख के पूरा कटक से लेके सब कुछ बाईपास करके निकल जाऊंगा अभी। हाँ सॉरी, आ गया है। ये ऊपर देख रहे, ये ऊपर है स्पीड कैम। तो थोड़ा सा स्पीड घटा लेता हूँ, फिर बाईपास करने के बाद तुरंत स्टार्ट करता हूँ। तो अभी ना थोड़ा भुवनेश्वर को पास कर लेते हैं, क्योंकि भुवनेश्वर में अब क्या दिखाऊँ। एक्चुअली जो किस्सा था इंटरेस्टिंग वाला वही आप लोग सुनाने का मन कर रहा था, क्योंकि सुनाया था बीच में गोप्रो का बैटरी डिस्चार्ज हो गया, जिसके वजह से बंद हो गया था। असल में जब मैंने उन लोगों को पैसा दिया था ना वहाँ पे, तो उन लोगों ने क्या किया था, वो पैसा आपस में बांट रहे थे। तो उस टाइम पे हम लोग बाहर थे, तो हम लोग नज़र पड़ गया था उसके ऊपर कि जब वो लोग पैसा आपस में बांट रहे थे। तो मंदिर में ये सब सीन तो चलता है, तो वो सब देख के दुख हो रहा था। फिर हम नाव पे जाके वहाँ पे आसपास में घूमने के बाद जब आए तो बाकी लोग भी यही कह रहे थे कि ये जगह पे ये पांडा लोग इस तरह का बना दिया है, मतलब पूछो मत, कि आप यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए हो, दुकान है ये ला, आपको पैसा देना ही पड़ेगा, इस चीज़ के लिए पैसा, उस चीज़ के लिए पैसा, ये सब बना दिया है। तो कहने का मतलब यही है कि बस इन लोगों के वजह से हर लोग बदनाम होता है। मैं अगर अमृतसर का गुरुद्वारा की बात करूँ, वहाँ पे ये सब बिल्कुल नहीं है कि माथा टेकने के लिए पैसा देना पड़ेगा। अगर आपके पास है या नहीं है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सबके लिए वो दरवाज़ा खुला है। यहाँ पे तो गरीब लोग तो आ भी नहीं पाएगा, क्योंकि अगर गरीब आएगा तो जानते हैं कि ये लोग पैसा दे नहीं पाएगा। क्योंकि असल में क्या है ना, ये लोग हमारा जो क्या बोलते हैं इसको, कपड़ा देख के ये लोग पहचान जाते हैं कि इसका देने का औकात क्या है, ये ज्वेलरी पहना है बहुत महंगा है तो ये इससे 500 रुपये मांगेंगे, बिल्कुल इसी तरह का। तो बस यही चीज़ अगर हर जगह बंद हो, कभी होगा नहीं, ये तो मैं भी जानता हूँ। जैसे आज सुबह मैं गया था, जिसके वजह से लेट हो गया 1.5 घंटा, वो है आपका जगन्नाथ मंदिर पे। जगन्नाथ मंदिर अभी तक दर्शन नहीं हुआ था, तो उसको दर्शन करने के लिए मैं गया था। वहाँ पे 3 घंटे मेरा लेट हो गया। अभी क्या है, वहाँ पे जाके खड़ा करके रखा है तो रखा है ये। फिर जो लोकल है उसका भीड़ है, फिर थोड़ा सा नज़दीक में देख के तुरंत निकल जाओ। तो इस तरह से होता है। वहाँ पे आज बोर्ड पे लिखा था कि कल 10 तारीख था, कल का कलेक्शन हुआ 6,80,000 रुपये। उसका कलेक्शन जो फिगर था वहाँ पे, और सोना चांदी ये भी कुछ लिखा था अमाउंट, मतलब ग्राम में, वो भी मैंने देखा।
तो ये सब चीज़ तो होता ही है। और ये जगन्नाथ मंदिर ही वो मंदिर है जिसने येस बैंक को डुबा दिया था, अगर आप लोग जानते हैं इसका किस्सा। 500 करोड़ एक रात में निकल लिया था, जिसके वजह से ये येस बैंक डूब गया था। फिर उसने गलत ऑडिटिंग वगैरह बहुत सारा कुछ किया था, लफड़ा किया था। तो इन सब मंदिर में अच्छा खासा पैसा तो रहता है, लेकिन ये लोग तो फिर भी छोड़ता नहीं है किसी को भी। अगर आपका ज्वेलरी या फिर जो मोबाइल फ़ोन, ये कपड़ा, ये सब देख के दूर से देख लेगा। बस गरीब लोगों को भी थोड़ा सा, मतलब ये गरीब लोगों के लिए जगह है ही नहीं ऐसा, अगर मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। दुख होता है ये सब देख के। बस ये सब चीज़ कब बदलेगा पता नहीं। मैं तो आता नहीं हूँ, आगे आऊँगा भी नहीं पूरी, और कभी आऊँगा तो सिर्फ यहाँ पे नहाने के लिए, समुंदर में नहा के ही चला जाऊँगा। दर्शन अगर करना हो तो एक बार देख लूँगा, लेकिन कहीं और जाने का इरादा नहीं है। जैसे चिल्का में मेरे साथ जो हादसा हुआ है, मतलब स्कैमर हर तरफ है, अभी भर गया है। जैसे विदेश से जो लोग आते हैं पर्यटक, वो लोग भी जब बोलते हैं या फिर लिखते हैं, अपने व्लॉगिंग में दिखाता है, सब जगह पे सही दिखाता है। हर जगह पे, मतलब सिर्फ पॉपुलेशन के वजह से। एक तो बेरोज़गार बहुत है लोग, ये भी जानता हूँ, बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है। तो कुछ ना कुछ करके लोगों को तो अपना ज़िंदगी गुजारना पड़ता है। तो इसीलिए जो भी हो, कहने का यही है कि आप लोग अगर आएंगे थोड़ा सा बच के, ठीक है ना। हर चीज़ का इतना कीमत लगाएगा ये लोग, और आप लोगों को डराएगा बहुत, ठीक है ना। कि आप भगवान के यहाँ पे के भेदभाव कर रहे, तोल कर रहे, ये सब तो सही नहीं है। बहुत कुछ हमने यहाँ पे झेला, इसीलिए सब तो अभी वही कह रहे थे कल भी। तो थोड़ा सा आप लोग अगर आएंगे तो एक बार ये सब देख लीजिएगा। तो इसीलिए पूरी का ये चीज़ अभी इसके वजह से वो उतना खास तो कुछ लगता नहीं है। चलिए, मैंने ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पे स्पीड कम लगा था, बातों में स्पीड कम था, यही बहुत अच्छा था, स्पीड कम था, मैंने देखा नहीं था। ये कौन सी जगह है? अगर कोई उड़ीसा से मेरा वीडियो देख रहे हैं ज़रूर बताना, क्योंकि इसका जो फ्लाईओवर है, ये फ्लाईओवर देख के ये मध्य प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में ये किस्सा हुआ था, जहाँ पे फ्लाईओवर बनाया था 90 डिग्री एंगल करके, ठीक है ना। तो वो वाला किस्सा बहुत मजाक था, मतलब मज़ेदार बनाया था। तो टेंडर जो जिस कंपनी था उसके ऊपर तो फ़ाइन लगाया था, और उसको टेंडर का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया था। तो इस तरह का वो कुछ उस तरह का नज़र आया। तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोगों को सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। वैसे कोई अगर देख रहे तो बताना ये मोड़ का क्या नाम है, क्योंकि ये भुवनेश्वर और कटक के बीच में ही है अभी तक वो जो फ्लाईओवर है, जहाँ महानदी के ऊपर से जो गुज़रता है। बस हाँ, उसके आगे आ गया हूँ। इसके आगे वो महानदी है, और लेफ़्ट साइड से जा रहा है क्या बोलते हैं इसको, हावड़ा लाइन या कलकत्ता लाइन। रेल लाइन भी इसके साथ ही जाता है, क्योंकि ये एक ही साथ हम लोग जाते हैं। यहाँ पे कलकत्ता 416 चेन खुला है, चेन खुला है, चेन खुला है। ये तब भी किसी ने बोला था, उसके बाद भी मैंने लगाया, लेकिन चेन लगा क्यों नहीं। तो अभी ये वाला जो चेन के लिए जो प्रॉब्लम हो रहा है, ये अभी चेन लगा लिया। और कलकत्ता लेफ़्ट से लेना है, कटक जाना है तो स्ट्रेट जाना है। तो मैं स्ट्रेट वाला फ्लाईओवर तो नहीं लूँगा, बस महानदी के ऊपर से जाऊँगा। एक काम करता हूँ, इसको हेलमेट का वाइज़र बंद कर लेता हूँ और थोड़ा सा खींच लेता हूँ। अगर राइट साइड से जाऊँगा तो कटक पहुँच जाता और सीधा कलकत्ता। 476 किलोमीटर 476 किलोमीटर अगर मैं 100 की रफ्तार से मेंटेन करूँगा तो 5 घंटे में पहुँच जाऊँगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो एक बार आप लोगों को महानदी दिखा देता हूँ, फिर कटक तो बाईपास करके चले जाऊँगा। जबकि कटक जाने के लिए आपको वो वाला फ्लाईओवर लेना था। उससे लेफ़्ट साइड से अभी कोई ट्रेन नहीं गुजर रहा है, तो ये फ्लाईओवर के साथ साथ एक साथ ही चलते हैं। अच्छा, सबके सब अभी क्या बोलते कोलकाता ही जा रहे हैं, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि ये कोलकाता वाला फ्लाईओवर है, वो कटक वाला है, कोई कटक नहीं जा रहा है। जबकि सबका उड़ीसा वाला नंबर प्लेट है, और साथ में ये फ्लाईओवर। चलिए रेल लाइन से जाते हैं एक बार वो वाला तो अभी बस महानदी के ऊपर से गुजर रहा था, कटक से जस्ट निकला है।
या अगर आप लोगों को दिख रहा है, आगे थोड़ा सा इस तरफ से दिखा देता हूँ तो फिर अच्छा रहेगा। ये जस्ट महानदी के ऊपर से ये फ्लाईओवर जा रहा था। फ्लाईओवर का नाम क्या पता नहीं। ये है आपका कौन सा बता रहा हूँ आपको, भुवनेश्वर न्यू दिल्ली तेजस राजधानी। ठीक है, मेरे लेफ़्ट साइड में है। थोड़ा सा स्पीड घटा लेता हूँ अगर आप लोगों को दिख रहा है तो। भुवनेश्वर न्यू दिल्ली तेजस राजधानी मेरे लेफ़्ट साइड से जा रहा है। बहुत आहिस्ते आहिस्ते रफ्तार से जा रहा है क्योंकि यहाँ पे शायद कोई स्पीड रिस्ट्रिक्शन है, तो इसीलिए इस फ्लाईओवर के ऊपर से आहिस्ते से जा रहा है। ये फ्लाईओवर बहुत ही लंबा है, आने के टाइम पे आप लोगों को दिखाया था। चलिए अभी मेरे बारी, मैं उसको ओवरटेक कर सकता हूँ इस रफ्तार से। लेकिन जो भी हो, अभी सीधा आगे बढ़ेंगे। तो अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो मुझे है अभी के लिए वो है रिफ्यूलिंग की। देखता हूँ कहाँ से होगा रिफ्यूलिंग। हजार 1000 यहाँ पे रेट है 101 रुपये 40 पैसा। तो अभी 1000 रुपये का पेट्रोल भर लिया। अभी शायद यहाँ से तो घर तक आराम से चला जाऊंगा। अब देखते रिफ्यूलिंग की अगर दरकार पड़ेगा तो तब भरा लेंगे। वैसे यहाँ पे 101 रुपये करके 40 पैसा यहाँ पे है। और पॉइंट बोलने का एक्चुअली मन नहीं था। 451 মডেলটা দেখে নি অ্যাকচুয়ালি এর একটা আছে হচ্ছে আপনার স্ক্র্যাম বলে আচ্ছা 411 আচ্ছা 411 একটা আছে, তার উপরে হচ্ছে এইটা 451 না 451 মডেলটা হচ্ছে 450 হিমালয়ান 450 বলা হয়। এর মাইলেজ কিরকম মোটামুটি দেয় দাদা? এখানে তো আপাতত দেখতে পাবেন। দেখুন, এটা আমি এখানে বলবো না কারণ এটা কম্পিউটারাইজ তো। 39.4 এখানে পাচ্ছি আপাতত। আচ্ছা তো 39.4 যদি আমি এখানে ধরি, এবার এটা সিটিতে ধরলে আপনি ধরে নিন এভারেজ ওই 28 কি 26 এরকম। দেখতে ব্যাপক করে তো ভালো, আমি দেখিনি এই আর একটুখানি আমি সবসময় একটুখানি গিয়ার উপরে রেখে চালাই, এটাই হচ্ছে জন্য একটু माइलेजটা बेसी पावा जाए। लगभग 1 घंटे से ऊपर चला लिया और अभी भद्रक सिटी को बाईपास कर रहे हैं। तो नीचे से अगर आप राइट चले जाओगे तो भद्रक, ये लेफ्ट में पूरा भद्रक सिटी है। और अभी भी 1.5 घंटे लेट पे हूँ मैं। लेट को थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन ये जो स्पीड कैम है जिसके वजह से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। फिर भी 90 पे थोड़ा सा क्रूज़ किया था, अभी देख रहा हूँ अगर फिर से हो पाए तो 90 पे क्रूज़ करके फिर से पहुँचने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ शाम को जब लौटेंगे उस टाइम पे हमारे वहाँ पे क्या हो 5 बजे से पहले ही शाम हो जाता है। और मेरे यहाँ पे कोई हॉग लैम्प HOG है जो भी फॉग लैम्प कुछ भी नहीं है। आगे जाके ये सब कुछ इंस्टॉल कराऊंगा। बाइक का बहुत सारे काम पेंडिंग था, वो भी है। बस पूरी आने का एक ही वजह था, इसको चला नहीं है अभी तक। एक लंबा राइड के लिए ज़रूरी था कि एग्जॉस्ट कैसे काम कर रहा है, नॉन स्टॉप कितना चल सकता है, ये सब कुछ चेक करने के लिए। तो सब कुछ ठीक ठाक सा ही है अभी तक के लिए। तो बस इसी के लिए पूरी आना था, नहीं तो पूरी में जितना खर्चा हुआ है ये सब कुछ करके मतलब जमा लेते थे और अच्छा होता। चलो सब कुछ ठीक है, बस चलाने की दरकार थी और इस तरह का रोड भी मिल गया, खाली सड़क भी है। अभी थोड़ा सा क्रूज़ करते हैं 90 पे। और रोड की कंडीशन A1 है सब। सच में रोड की कंडीशन बहुत यही होना चाहिए। बस कुछ जगह पे रोड क्या हुआ है मतलब धूप की वजह से गर्मी के टाइम पे पिघल गए हैं, या फिर बारिश की वजह से बीच बीच में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। लेकिन इस तरह का नहीं है कि चला नहीं सकते हो, कहीं कहीं पे बीच पे दब गया है, इस तरह का है रोड।
बाकी सब कुछ बिल्कुल। मैं भी थोड़ा सा अभी क्रूज कर रहा हूँ ताकि कम से कम जो टाइम है इसको मैं बचा सकूँ, क्योंकि अगर खड़गपुर में 3 बजे से पहले पहुँचूँगा तभी मैं कलकत्ता 5 बजे के आसपास पहुँच पाऊँगा, नहीं तो 6 बजे भी पहुँच नहीं पाऊँगा, क्योंकि हमारे वहाँ पे क्या ना 4 बजे के बाद से ट्रैफिक स्टार्ट हो जाता है। जो ऑफिस टाइम है घर लौटने के वाले तो घर लौटने की तैयारी करते हैं, उस टाइम से ट्रैफिक स्टार्ट हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके बाद फिर से सीमेंट का रोड आएगा, तो ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए चलाना पड़ेगा। अभी तक के लिए तो बस 2 डाइवर्शन आए थे। मैं आप लोगों को बता दूं, भद्रक तक पूरी मतलब भुवनेश्वर से भद्रक के बीच में सिर्फ 2 डाइवर्शन आए हैं। आगे तो बहुत है। ये लीजिए, बोलते आगे है तीसरा डाइवर्शन। तो इस तरह का डाइवर्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, बस इसमें ही थोड़ा सा कॉशन रखना पड़ता है। ये शायद बीच में से टूटेगा या फिर तोड़ के अच्छा हुआ है, घटा लिया। यही पे स्पीड कैम है, तो एक ही साथ ये 66 65 में इसको क्रॉस कर लेता हूँ, फिर उसके बाद फिर से 90 पे क्रूज करता हूँ। ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर गॉन और 12 बजने को है, 11:56 हो चुका है। तो अभी मुझे ना पिछले कुछ वक्त से नींद तो आ रहा था, किसी ना किसी तरह से उसको मैनेज करके चला रहा हूँ, क्योंकि हर वक्त मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि मैं लेट हूँ। क्योंकि जब भी मैं सोचता हूँ ना कि बीच में कवर कर लूँगा, वो लास्ट में जाके इतना ट्रैफिक होता है वो कवर ही नहीं होता है। तो इसीलिए महाराष्ट्र अभी आने वाला है और भद्रक सिटी को मैंने ऑलरेडी क्रॉस करके आगे आ चुका हूँ। तो अभी इसी वक्त पे थोड़ा सा खाली मिल रहा है, मतलब स्पीड कैम थोड़ा सा दूरी पर मिल रहा है, तो इसी हिसाब से इसी बीच में मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ 100 की रफ्तार मेंटेन करने के लिए। तो इसी से मेरा 200 किलोमीटर तो कवर हो गया है। अभी थोड़ा सा खींचना पड़ेगा, नहीं तो रात को मुझे पछताना होगा। पिछले कुछ जगह पे 100 आराम से मेंटेन किया था, इसीलिए। तो बस इसी राइड की तो इंतज़ार थी मुझे। आप लोग बताना कमेंट्स में कि आप लोग किसके पास सुपर बाइक है, आई मीन 300 सीसी के ऊपर, क्योंकि आज के डेट में गवर्नमेंट ने तो 300 सीसी से ऊपर जितने भी बाइक है सारे बाइक के ऊपर GST आई थिंक 40% कर दिया है। आप थोड़ा मुझे बोलना इफ़ आई एम रॉन्ग, करेक्ट मी, क्योंकि पहले तो 28% था, 28 से घटा के 18% किया था, और उसके बाद तो जो 300 सीसी एंड अबव है उसको 40% कर दिया है। करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग। तो इसी तरह से अभी चला के बीच में क्या हो रहा है कि सपोज मान लीजिए कहीं पे कोई पक्षी या फिर प्रजापति ऐसा कुछ मेरे हाथ से आके टकरा रहा है। कमाल का मुझे मतलब जिस तरह से पेन हो रहा है ना जब वो लोग टकरा रहा है, क्योंकि रफ्तार भी कुछ इस तरह का ही है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे पास ना और कोई तो कैमरा है नहीं और कैमरा एंगल भी नहीं है। जो मोबाइल फ़ोन है उससे भी स्टेबलाइजेशन उतना अच्छा नहीं है, और आज मैं मार्केट को बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि ये सही वक्त है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। मार्केट बहुत गिर रहा है, लेकिन क्या करें, मेरा एक मजबूरी है कि मुझे जल्द से जल्द पहुंचना है। तो फ्यूलिंग भी हो गया है, बस सुबह से अभी तक भूखा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि कहीं पे बैठ के लंच कर लूँगा, लेकिन लंच करूँगा तो वही साउथ इंडियन डिश लाइक डोसा, क्योंकि लास्ट टाइम वो KFC में खाने के चक्कर में सिटी के भीतर घुसना पड़ा, और बाकी तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर ही चुका हूँ। वैसे आप लोग बताना, आप लोग अगर इससे पहले पुरी आए हैं तो आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था पुरी में। तो अभी बढ़ते हैं टूवर्ड्स बालासोर हो रहा है।
और हिमालयन का मैं सच में फ़ैन हो गया हूँ। इसका जो इंजन का पावर है अभी तक तो कहीं पे लैग नहीं हुआ है, और जिस तरह का शॉकर का काम कर रहा है कहीं पे ऑब्जर्व भी नहीं कर पा रहा हूँ किस तरह से ऊपर नीचे गड्ढे वगैरह सब कुछ किस तरह से हैंडल कर रहा है। हिमालयन मानना पड़ेगा, कुछ भी बोलो, बस लाइक मिल जाए, क्योंकि मेरे यहाँ पे जितने व्यूअर्स देखते हैं कोई लाइक नहीं करता है। लाइक कमेंट्स आप लोगों से मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि इसी के लिए जब आप लोग लाइक कमेंट्स करेंगे तभी मुझे मोटिवेट मिलेगा। कुछ भी कमेंट्स कीजिए, कुछ भी अगर जानकारी चाहिए तो। नॉइज़ की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि रफ्तार थोड़ा सा ज़्यादा है, इसीलिए। और माइक बिल्कुल मेरे मुंह के सामने ही है। कहीं पे अगर रुक रहा हूँ ना तो गर्मी भी फील हो रही है। चलाने के टाइम पे कुछ फील नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं पे अगर रुक रहा हूँ तो ज़रूर फील हो रहा है। ये जैसे अभी जिस तरह का ये बीच में रोड मिला है, इस दौरान कोई स्पीड कम नहीं है, तो इसमें मैं 104 की जो रफ्तार है इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसके आगे डाइवर्शन आएगा, बहुत डाइवर्शन आएगा। तो आप लोग बताना कैसा लग रहा है आप लोगों को वीडियो, और मेरा जो राइडिंग स्टाइल है ये भी। वैसे मेरे पास कोई लाइफ जैकेट या ये सब कुछ नहीं है जिसमें लेवल 4 लेवल 5 का प्रोटेक्शन, रेन लाइनर, विंटर लाइनर, महंगा ग्राफ्स कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर दिल में है जोश तो बिल्कुल रोकने की दरकार नहीं है, बस खींचते जाओ। ये मेरे सामने एक टाटा सफारी है, आई थिंक सफारी है हैरियर, मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ। हैरियर है। ये तब से अच्छा रफ्तार मेंटेन कर रहा है। ये एमपी का बाइक गाड़ी है, नंबर प्लेट मैंने देखा था, ओवरटेक किया था इसीलिए। तो अभी वो शायद 100 की रफ्तार पे मेंटेन कर रहा था, तो मैं बीच में 106 107 तक पहुंच गया था, इसीलिए। टीवीएस अपाचे। अभी यहाँ पे अगर रात के अंदर में आप जाओगे तो कहीं पे कोई लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है। बस रोड में गड्ढे उतना है नहीं, तो इसीलिए आप लोगों को किसी तरह का परेशानी नहीं होगा, इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ। बस आ गया, दोनों मिलके सेम रफ्तार पे चला रहा है, नहीं तो आराम से इसको ओवरटेक करके निकल जाता। चलो कोई नहीं, ये दोनों एक साथ एक ही तरफ से चला रहा है। यहाँ पे नया फ्लाईओवर बनने का काम चल रहा था। चलिए अभी अनकट तरीके से यहाँ तक तो बना लिया, देखते हैं। ये पैचेस मुझे बहुत अच्छा लगा, बस बीच में वो क्या बोलते हैं लेन मार्किंग नहीं था। ये रेत का जो भी, अरे बाप रे, ये एक प्रॉब्लम है। ये बड़े बड़े ट्रक से रेत भरा रहता है और पानी गिरता है, और ऊपर से रेत भी छिट के आता है, तो जब लगता है ना शरीर पे चुभता है पूरा। अभी यहाँ तक तो मतलब क्या बताऊँ आप लोगों को, बीच में रेस करने का मन हो गया था, जो मैंने आप लोगों को बताया था इससे पहले, जो हैरियर गई थी एमपी का रजिस्ट्रेशन वाला, उसके साथ थोड़ा सा रेस हो गया था। और सिर्फ उसके साथ ही नहीं, बीच में ये दोनों 2-3 भी थे सब छपरी लोग, वो भी इस तरह का मूड ऐसे बनाया कि मेरा पूरा रेस करने का मूड हो गया था उससे। और उस दौरान मैंने गोप्रो भी ऑन नहीं किया था। बस बीच में क्या हुआ था, बीच में यही एक प्रॉब्लम है कि ये जो फ्लाईओवर बनने का काम चल रहा है यहाँ पे, एक्चुअली ये रेल क्रॉसिंग है, फाटक अभी खुला है, तो ये फाटक खुला है, यहाँ से दिख रहा है। लो जी, तो फाटक तो खुला है, अभी इसको क्रॉस करके उस पर जाएंगे, तो उसी का ये पूरा ट्रैफिक है। जाने के टाइम भी सेम फेस किया था,
अब बात तो वही है, चाहे इस तरफ से जाओ या उस तरफ से, जब तक ये बनेगा नहीं तब तक इस तरह से चलता रहेगा। अच्छा, यहाँ पे बिरला का टायर्स है, बिरला टायर्स मैन्युफैक्चरर, तो इसीलिए सोचा एक बार आप लोगों के साथ दिखा दूँ, क्योंकि आप लोग भी जब आएंगे तभी आप लोगों को भी यही चीज़ फेस करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इस जगह पे थोड़ा सा ध्यान रख के चलाइएगा। और बीच में आज एक मतलब इस तरह से चलाया, एक्सीडेंट होते होते बच गया था। मतलब क्या हुआ, एक मारुति फ्रॉन्क्स था, पता नहीं कैसे पूरा ठीक ठाक से चला रहा था, लेकिन थोड़ा आगे जाके बीच में कैसे रुक दिया। और ऐसे रोका मतलब क्या हुआ, कुछ भी नहीं था उसके आगे सामने पीछे, कुछ भी नहीं था। एक बस मुड़ रहा था तो उसको वो बहुत दूरी से ही मुड़ रहा था, हमने भी देखा, वो भी देखा, वो क्यों अचानक से इस तरह से छोड़ दिया पता नहीं। मैं सोच रहा था उसका साला जो ORVM है उसको तोड़ दूँ साला, मुझे बाद में एहसास हो रहा था कि क्यों नहीं तोड़ा, तो उसके वजह से मुझे मेरा एक्सीडेंट हो जाता था। लेकिन हाँ, इस चक्कर में कुछ चीज़ मुझे फील हुआ था, एक्चुअली एक्सीडेंट हो जाता तो तब तो पूरा बात ख़त्म, लेकिन जो मुझे फील हुआ है वो है इसका शॉकर। वाई गॉड, जब मैं इसका ब्रेक लगाया और उस तरह का शॉकर का जो मुझे अप एंड डाउन था, कमाल का फील किया, कमाल का। तो वो भी चीज़ भी रियलाइज़ किया था उसी टाइम, लेकिन दुख हो रहा था कि साला ऐसे चलाया मैंने। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मुझे लग रहा है कि 5 बजे से पहले आज पहुंचने के चांसेस है, क्योंकि जिस तरह से मेरा हाथ सेट हुआ है ना आज। और वो MP वाला तो अब मेरे पकड़ में नहीं है, क्योंकि अभी इस ट्रैफिक जाम के चक्कर में वो बहुत दूरी पर है, वो बहुत दूरी पर है। लेकिन हमारा क्या है, हमारे 2 व्हीलर है, कहीं से भी निकल सकता हूँ। तो इस तरफ से भी चल रहा है, उस तरफ से भी चल रहा है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा, सब मुझे देख रहे हैं, घूर रहे हैं, क्योंकि सबको लगा कि इसके मुंह पे जब कैमरा है। चलिए, ये वाला रेल फटक के वजह से इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, जब ये बन जाएगा तब तो चलो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। अभी बीच में एक छोटा सा लफड़ा हो गया था, तो उस टाइम पे मेरा क्या बोलते हैं, कैमरा ऑन करना, एक्चुअली क्या होता है हर वक्त जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है मेरे दिमाग से निकल जाता है। ये बहुत दिन से हो रहा है मेरे साथ कि एक्चुअली उस टाइम पे कैमरा ऑन करने से भी कुछ फ़ायदा नहीं होता था, कि एक्चुअली पूरा कैमरा सेटअप भी मेरा बिगड़ गया था। मैं कम से कम 107-108 की रफ्तार से चल रहा था, और ऐसे ही एक ट्रक वाला था लेफ़्ट साइड में, तो मैंने उसको ओवरटेक कर रहा था, वो अचानक से राइट साइड में आ गया विदाउट एनी इंडिकेटर, ना हाथ दिखाया ना कुछ किया, तुरंत राइट साइड में आ गया। मैं तो चलो जान बचाया, ये जो मतलब इस तरफ खाली ज़मीन था, खाली ज़मीन की जगह कुछ और था ना, तो आज मैं गया ख़त्म, इतना मान के चलो। मैं अपना मतलब ज़िंदगी का आखिरी दिन भी देख लिया, ऐसा कह सकते हो आप लोग। सिर्फ कुछ भी नहीं, अचानक से राइट साइड में आ गया, पूरा खाली सड़क था, अब राइट में जाना, इंडिकेटर दे, कुछ भी नहीं दिया, मैं पूरा खाली ज़मीन के ऊपर उतर गया। चलो, इनफील्ड ने तो मेरा ज़िंदगी बचा लिया, क्योंकि इसका शॉकर इतना मजबूत है ना, आज मुझे सच में दोबारा ये प्रूफ करके दे दिया। मतलब ऐसे करके किस तरह से मैंने ऊपर नीचे किया, बस मैंने इसका हैंडल नहीं छोड़ा, कुछ भी हो गया था लेकिन मैंने हैंडल नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से मैंने उसका जो बैलेंस था वो मैंने डिसबैलेंस से फिर से बैलेंस में लाके खड़ा कर दिया। इसके ऊपर चढ़ के उस जो ट्रक वाला था उसको ओवरटेक करके फिर मैंने ऊपर आ गया। उसके बीच में 2-3 बार ऐसे करके क्या नहीं किया था, सच में थैंक्स टू एनफील्ड। ये अगर मेरा ओला S1 Pro होता तो अब तक टूट के वहीं पे पड़ा रहता, और मैं कहीं पे गिर के पड़ा रहता। फिर वो ना सॉरी ना कुछ, मुझे हाथ दिखा के बोल रहा आगे जाओ। तो बोला मैंने तुझे दिखाता हूँ, मैं तुझे आगे जाके क्या कर सकता हूँ। फिर मैंने थोड़ा सा फिर 100 की रफ्तार में आगे आया, पूरा सड़क छानबीन करते करते आगे बढ़ा। कहीं पे एक पत्थर भी नहीं मिला था। फिर थोड़ा देर आगे आने से एक पत्थर मिला, बड़ा सा अच्छे मजबूत वाला, मैंने उठाया, सारे गाड़ी को मतलब पास होने दिया। फिर देखा वो आ रहा था,
मैं सामने खड़ा होके मैंने पूरा एम करके रखा था और उसको हाथ से मैंने दिखाया 1-2 बार ऊपर नीचे करके, तो वो क्या किया, उसने आस्ते कही थी, क्योंकि वो भी जानता है कि अगर जोड़ेगा तेज़ी से निकलने की कोशिश करेगा तो सीधा उसको जाके लगेगा तो उसका गाड़ी का बैलेंस भी बिगड़ सकता है। तो उसने ब्रेक मारते मारते मेरे सामने आके खड़ा किया और मैंने 2 बार मारा, एक बार नहीं 2 बार मारा। साला पूरा कांच तोड़ दिया। तोड़ के मैंने बोला आगे से इंडिकेटर जलाना स्टार्ट कर दे, नहीं तो अब इंडिकेटर भी तोड़ना स्टार्ट कर दूंगा। अब वो मुझे जहाँ तक लग रहा है उतना तेज़ी से चला नहीं पाएगा क्योंकि उसका शीशा टूट गया है। मैंने पूरा सामने का शीशा ही टूटा, और भी 2-3 बार मारने वाला था मैं, बस वो पत्थर एक्चुअली क्या है, इतना ज़ोर से मारने के बाद वो पत्थर दूसरी तरफ आके गिरा। बस उस तरफ से कोई गाड़ी नहीं गया, नहीं तो उस गाड़ी का बेफालतू का नुकसान हो जाता मेरे वजह से। एक्चुअली मेरे वजह से नहीं, उसके वजह से। ये देखिए कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ भी नहीं है, तुरंत ये लोग वापस कर बाएं तरफ मुड़ जाते हैं। देखिए मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। अगर आप लोगों को दिखा, वो मेरे पीछे पीछे लेफ़्ट साइड ले गया, लेकिन लेफ़्ट साइड लिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली था, सब कुछ था, लेकिन उसने इंडिकेटर नहीं दिया। हाईवे पे यही एक प्रॉब्लम है। और यहाँ पे कोई पुलिस वाले कोई कोई नहीं मिलेगा। जो भी करना होगा आपको अकेले करना होगा। सबसे मेन चीज़ कि जो करना है अपने हिसाब से करना है, क्योंकि अगर आपको कुछ हो जाएगा यहाँ पे देखने के लिए भी कोई नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा आपका साथ। आपका अगर लाश भी पड़ा रहेगा तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। मुझे वो पत्थर जहाँ पे मिला था, दोनों तरफ एक दुकान ही था सिर्फ, बाकी उसके सामने कहीं पे कुछ नहीं है। अगर मैं आपको ऐसी जगह पे दिखाऊँ, पूरा खाली ज़मीन है। उसके बाद से ये हिस्सा उन्हें मतलब इस तरह का किस्सा हुआ, तो मैंने उसके बाद से थोड़ा स्पीड डाउन कर दिया। अभी फिर से सोच रहा हूँ कि 100 पे कंटिन्यू करूँ, क्योंकि 1 बजे से 17 मिनट हुआ है। अगर मैं 80 के रफ्तार से कंटिन्यू करूँगा तो फिर भी 5 बजे से पहले मैं पहुँच जाऊँगा कलकत्ता। लेकिन अगर 100 की रफ्तार जिस तरह से मेंटेन कर रहा था, उसमें मैं 5 बजे तक मेरे घर भी पहुँच सकता था। मेरे घर कलकत्ता से ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर आगे है। कलकत्ता मतलब जो जहाँ पे ये नेशनल हाईवे ख़त्म हो जाता है, बाली डनलॉप से मान लीजिए मेरा घर के डिस्टेंस है वही 16 किलोमीटर के आसपास। बस इन लोग क्या तकलीफ है वही पता नहीं चलता। मैं जब लिफ्ट लेता हूँ ओवरटेक करने के टाइम, तब भी मैं इंडिकेटर जला के लिफ्ट लेता हूँ। और ये लोग तो मतलब कुछ भी नहीं, मतलब अपने मन के मर्जी है, मन मर्जी पूरा चलाते हैं। इसको क्या हुआ कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उसको बोला भाई आज मैंने तुझे छोड़ दे रहा हूँ, तेरा नसीब इसलिए अच्छा है क्योंकि मेरे पास कुछ हथियार नहीं है। एक लोहे का रॉड भी होता ना तो मैं तेरा किस्सा ख़त्म कर देता, वो ट्रक वगैरह सब कुछ जला देता उसी बीच सड़क में। इस तरह गुस्सा आ गया। एक्चुअली वो लोग गलती करने के बाद ना, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए देखिए मैं जो बोल रहा था, ये सब अपने मन के मर्जी में। इसका गियर का भी एक प्रॉब्लम है, गियर बीच बीच में लॉक हो जाता है। तो मैं यही कह रहा था कि ये लोग जब मुड़ते हैं, राइट टर्न लेते हैं, क्या कौन आ रहा है कुछ भी नहीं दिखते, तुरंत ये लोग मुड़ लेते हैं। खाली सड़क मिला इसीलिए। बस इसी तरह से ही मतलब हादसा होता है और कुछ नहीं। एग्जाम्पल तो दे रहा था, आप लोगों को दिखा दिया। इसी तरह से हल्दिया 202, कलकत्ता 225, खड़गपुर 95। मेरे लिए खड़गपुर कलकत्ता जैसा है। अगर मैं खड़गपुर पहुंच जाऊँ तो ही मेरे लिए बहुत है। बीच में ना बहुत अच्छी खासी रफ्तार मेंटेन कर रहा था 100 की। बस यहाँ पे एक तो डबल लेन हो गया है, ये नेशनल 16 ही है लेकिन यहाँ पे एक डबल लेन है और वो किस्सा हुआ अभी इसीलिए। और चीखने से गला भी बैठ गया है मेरा। अगर आप लोगों को दिख रहा है ऊपर से जो जा रहे थे, ये सीधा मुंबई जा रहे हैं और हम लोग
बस पुरी से फिर से टाटा नगर वाले रूट में अभी कनेक्ट होंगे, जो सीधा टाटा नगर होकर मुंबई जाता है। अगर चेन्नई जाना है तो जो हम जिस रूट से गए उस रूट से चेन्नई जा सकते हैं। वहाँ पे टोल रोड एंड हुआ है, यहाँ पे टोल रोड स्टार्ट हुआ है। फिर से लिखा रहेगा नेशनल हाईवे 16, देखते हैं कितना लिखा है। हाँ चलाइए, मारुति ने मुझे सुना रहा था। नेशनल हाईवे 16, एशियन हाईवे 45, ये एशियन हाईवे 45 भी है, ठीक है ना, जो एशिया को कनेक्ट करता है एक देश से दूसरे देश को। सीधा कोलाघाट है, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा क्योंकि एक छोटा सा फ्यूल हॉल्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि घर तक ये नहीं जाएगा। तो कहीं पे पहले रुकते हैं, रुक के कम से कम कुछ खाना खाते हैं। उतना भूख भी नहीं लगे क्योंकि मेरा जो असली भूख है वो है घर पहुंचना। अभी 3:19 पे मैं एक छोटा सा लंच ब्रेक लिया हूँ, लेकिन लंच के टाइम पे अभी इतना नींद आया था तो अभी कोई चावल वगैरह कुछ नहीं, चिप, डार्क फैंटेसी और एक कोल्ड ड्रिंक। अभी खड़गपुर से जस्ट आगे एक टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद लेफ्ट साइड में एक दुकान दिखा, तो मैंने सोचा यहीं से थोड़ा सा लंच कर लिया जाए। और पीछे बाइक खड़ा है। अभी यहाँ से जल्दी ख़त्म करने के बाद निकलेंगे, बीच में एक हॉल्ट लेंगे, वो है रिफ्यूलिंग के लिए। माइलेज दे रहा है ठीक ठाक से, 38-39 का माइलेज आ रहा है। अभी उस हिसाब से घर तक तो पहुंच जाऊंगा, लेकिन रिस्क नहीं लूँगा, तो इसीलिए कहीं से फिलअप कर लूँगा। फ्यूलिंग करने के बाद सीधे चलते हैं। एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया हूँ, एक्चुअली जहाँ पे मैंने लास्ट रिकॉर्डिंग बंद किया था उसके बाद ही मैं ओवरटेक करके थोड़ा सा आगे आ रहा था। वो वाला ट्रक मुझे दोबारा दिखा, तो मैंने बंद किया और उसके बाद ही वो वाला ट्रक दिखा, क्योंकि वो अभी उतनी तेज़ रफ्तार से चला नहीं सकता, तो उसको मैंने दोबारा ओवरटेक किया था। और कांच का जो हालत था, शीशा वगैरह देखा तो मैंने पहचान गया था। तो मैं इस बात सोचा था कि एक बार दोबारा से कैमरा ऑन करके आप लोगों को दिखाऊँ, लेकिन मैंने छोड़ा, जाने दो, बाद में कभी आप लोगों को शेयर कर दूँ। किस्मत इतना ख़राब है, आप लोगों को सब कुछ इतनी अच्छी तरह से नहीं दिखा पाए। तभी ये ख़त्म करते हैं, इसके बाद फिर से कंटिन्यू करते हैं। डानकुनी ऐसे 100 किलोमीटर के आसपास है, मेरे घर वहाँ से और भी 16 किलोमीटर लगेगा। चलिए फिर आगे मिलते हैं। अभी तो खाना खा के बस निकला था और आधा घंटा चला लिया, क्योंकि खड़गपुर से यहाँ का भी डिस्टेंस था ऑलमोस्ट 22-24 किलोमीटर के आसपास, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था। तो अभी कोलाघाट को क्रॉस कर रहे हो। अगर आप यहाँ से लेफ़्ट चले जाओगे तो सीधा पहुँच जाओगे हल्दिया, और हम लोग सीधा बढ़ जाएंगे टूवर्ड्स डानकुनी। तो डानकुनी यहाँ से लगभग 42 या फिर 50 किलोमीटर्स के आसपास है। तो हम अभी थोड़ा सा कोशिश करेंगे मेंटेन करने के लिए, नहीं तो क्या है, ऑलरेडी हम लोग लेट है। अभी 4:07 हो चुका है। 5 बजे तक तो ये पूरा धूप ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि शाम हो चुका है। यहाँ पे ठंडी के मौसम की यही एक खासियत है कि 4 बजे ही ठंडी लगने स्टार्ट हो जाता है, जब राइडिंग कर रहे हो तब, ऐसा नहीं कि हर वक्त। तो अभी थोड़ा सा खींचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ का प्रॉब्लम यही है कि हर जगह पे छोटे छोटे करके बहुत सारे क्रॉसिंग दिया हुआ रखे। सिग्नल तो है, कहीं पे सिग्नल नहीं है, और जो रोड की कंडीशन है वो तो आप लोगों को दिख ही रहा है। 6 लेन का रोड है, बस इस तरफ थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, तोड़ के दोबारा से बनाने की ज़रूरत तो है ही। अभी यहाँ पे 80 से 90 तो मुझे मेंटेन करना ही होगा, नहीं तो 5 बजे से पहले मैं डनलॉप नहीं पहुँच पाऊँगा।
यहाँ पे अच्छी खासी रफ्तार तो मेंटेन करना ही होगा। तो मैं 80 का रफ्तार अभी मेंटेन कर रहा हूँ, आगे 100 पे कन्वर्ट कर लूँगा। वैसे वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा इस बार, क्योंकि लौटने के टाइम पे मैं कुछ जैसे मैंने आप लोगों से मेरे एक्सपीरियंस शेयर किया, उसके साथ जो हादसा हुआ है रोड के ऊपर वो भी शेयर किया, तो थोड़ा सा वीडियो इस बार लंबा हो जाएगा। देखते 1 घंटे से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आप यहाँ तक देख लिया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों ने दीघा या मंदारमनी का भी गए हो इस रूट से तो आपका एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना, क्योंकि रोड की कंडीशन मुझे इस तरफ उतना खास कुछ लगा नहीं, जबकि जाने के टाइम पे थोड़ा सा अच्छा था। और ये है कोलाघाट ब्रिज और नीचे से भागीरथी रिवर। तो रिवर तो दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं जितने हाइट पे हूँ वहाँ से जितना दिखा सकता हूँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे फ्लाईओवर ख़त्म, देख लीजिए। चलिए अभी सीधा मेचेदा क्रॉस करके उलूबेरिया होके बढ़ते हैं, क्योंकि हो गया है मेरा, आज बहुत नींद आ रहा था, अभी शरीर नहीं दे रहा है। तो इतना सब कुछ तो दिखाया, अब ये नहीं दिखाऊंगा तो क्या चीज़ दिखाऊंगा। यहाँ से अगर आप लेफ़्ट चले जाओगे तो सातरागाछी होके आप सीधा कलकत्ता जा सकते हो, हावड़ा नवन्ना होके, और हम लोग सीधा आगे बढ़ेंगे डानकुनी के लिए। वैसे मेरा रॉयल एनफील्ड का हिमालयन 450 में ये हॉर्न का एक बहुत बड़ा लफड़ा हो रहा है, ये हॉर्न काम नहीं कर रहा है। वैसे कल मैं इसको सर्विसिंग में देने वाला हूँ, वहाँ पे इसका शॉकर को उठाऊँगा और हॉर्न चेक कराऊँगा, ये 2 काम रहेगा। साथ ही साथ 2300 या फिर 2400 में इसका सर्विसिंग होगा, सोच के देखिए, वो भी सेकेंड सर्विसिंग। एक्चुअली मैंने उतना चलाया नहीं, और मेरे हर दिन ऑफिस जाने के लिए वो ओला S1 Pro ही काफ़ी है, तो इसीलिए इसका भी यही हालत है। चलिए अभी सीधा चलते हैं आगे आपका बेलघोरी एक्सप्रेसवे पे। तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अभी मैं कल्याणी एक्सप्रेसवे के ऊपर खड़ा हूँ, मैं बाइक पे बैठा हूँ, और इससे अच्छा लोकेशन मुझे मिल नहीं सकता। पूरा रोशनी के नीचे स्ट्रीट लाइट जल रहे, तो उसके नीचे मैं इसको एंड कर रहा हूँ। वैसे मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, ये जो राइड था ये बहुत ही यादगार रहेगा, क्योंकि ये मेरा पहला इंटरस्टेट राइड था, जो 500 किलोमीटर के ऊपर मैंने राइड किया है। और एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, मैं बहुत अनलकी हूँ, क्योंकि आप लोग मेरा चैनल के ग्रोथ से तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन आज क्या हुआ है, जब भी मैं गोप्रो को स्विच ऑफ किया हूँ उसके बाद ही कुछ ना कुछ दिखाने का चीज़ मिला था। जैसे मैंने वो किस्से के बात किया था, वो किस्सा होने के बाद जब मैं सातरागाछी क्रॉस कर रहा था उस टाइम पे बंद कर दिया था, और बंद करने के बाद वो जो लोकल पुलिस था, वो पुलिस वाले गाड़ी से ये जो लाइट व्हीकल है उन लोग वहाँ से पैसा उठा रहे थे, तो वो जस्ट बंद किया, उसके तुरंत बाद ही वो किस्सा हुआ, वो भी मैंने कैप्चर नहीं कर पाया। तो इसीलिए मुझे लग रहा है मैं बहुत ही अनलकी हूँ, जो मुझे दिखाना चाहिए था वो मैं दिखा नहीं पाया। अच्छी कंटेंट नहीं बन रहे, जिसके वजह से अच्छा व्यू, अच्छा लाइक और कमेंट्स भी नहीं हो रहे। बस कोशिश कर रहा हूँ कि हार नहीं मानूंगा जब तक मुझे खुद से ये नहीं लगेगा कि हाँ अब बंद कर देना चाहिए, तब तक मैं कोशिश करता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। कोई भी सवाल हो सुझाव हो पूछ लीजिएगा, हो पाए तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो रहने दीजिए। बाय बाय।